हेलो चैम्प्स, आई होप आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो आपकी बुक नंबर 2 है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हिडन जेम्स, एनसीईआरटी की कुछ छोटी छोटी बातें हेयर एंड देयर जो शायद आपसे मिस हो गई हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव नॉट एक्चुअली गॉन थ्रू एनसीईआरटी। आप अपनी जो यूजुअल बुक्स हैं उन्हीं से पढ़ रहे हो, जैसे टीएस गरेवाल या डीके गोयल। तो एक बार एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इट इज लाइक अ क्विक रिविजन। वैसे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते ही हैं, आपने बहुत सारी थियोरी भी पढ़ी थी फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। तो इसमें कुछ नई बातें हो सकती हैं, तो देखते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, अ कंपनी इज अ पर्सन, artificial, invisible, intangible and existing only in the eyes of law। तो ये जो चीफ जस्टिस मार्शल है, ये यूएस के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कंपनी की। इस टाइप का भी वो क्वेश्चन पूछ सकते कि ये किसने कहा था। वैसे कम चांसेस हैं, बट स्टिल आई थॉट कि आप ये भी एक बार देख लें। वैसे जो कंपनी की फॉर्मल डेफिनेशन है, विच इज गिवन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो कहता है कंपनी इज अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law। So that is the formal definition। Then equity shares को ordinary shares भी कहते हैं, इन्हें voting rights मिलते हैं। Section 43 में बताया हुआ है the types of shares, जो equity shares है और preference shares है। Basic difference उनका आपको पता ही है। Steps in procedure of shares, आपको पता है कि इस टाइप के questions भी CUT में popular है, जहाँ पे आपको arrange करना है, कोई sequence में लगाना है points को। सो फॉर दैट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू करते थे, आपके पास एप्लीकेशन आती हैं और फिर आप शेयर्स को अलॉट करते हैं। सिंपल है। फीचर्स ऑफ कंपनी एक बार देख कर जाएंगे, यू ऑलरेडी नो दिस बट स्टिल। बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एंड कंपनी में सू और बी सूड बाय अदर्स। देन दिस इज समथिंग जो शायद आपने नहीं देखा होगा। The company has to get minimum subscription within 120 days from the date of the issue of prospectus। और अगर आपको minimum subscription receive नहीं होती है, तो you have to refund the money, you have to return the application money within 130 days from the date of issue of prospectus। तो ये NCERT में given है, इसे भी आप एक बार देख लेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है 90% वाली, कि कंपनी को कम से कम 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, इतनी एप्लीकेशंस तो रिसीव होनी ही चाहिए। ये रिक्वायरमेंट सेबी ने दी है। दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय सेबी, नॉट बाय द कंपनीज एक्ट। वैसे कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, जो कि है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करता है। बट ये जो 90% वाली रिक्वायरमेंट है, ये सेबी ने प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल के नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमें रिफंड करने पड़ेंगे पैसे। अगर 8 डेज का, मतलब 8 डेज से ज्यादा का डिले हो जाता है, तो कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। छोटी छोटी बातें हैं, एक बार देखिए। देन ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिए। सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर अप्लाई किए हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट से कुछ पैसे ब्लॉक हो जाएंगे जो मैं यूज नहीं कर सकती। अगर मुझे उस कंपनी के शेयर्स अलॉट हुए, फिर वो पैसे मेरे अकाउंट से कंपनी के पास चले जाएंगे। सो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देन 2 points are important regarding calls on shares। The amount on any call should not exceed 25% of the face value of shares। और 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 मंथ का टाइम होना चाहिए। ठीक है, देन एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। एक और इससे रिलेटेड पॉइंट होता है, ये तो हमें कंपनीज एक्ट में बताया, बट सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है कि मिनिमम 25% ऑफ द इशू प्राइस होनी चाहिए एप्लीकेशन मनी। ओके, उसके बाद मिनिमम 14 डेज का नोटिस हमें देना चाहिए शेयर होल्डर्स को टू पे द अमाउंट। देन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, अगर शेयर होल्डर ने मुझे टाइम से पैसे नहीं दिए, तो कंपनी उससे चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
और इसका ऑपोजिट हो गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगर शेयर होल्डर ने जल्दी पैसे दे दिए हैं तो इस पे कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बारे में कुछ नहीं लिखा तो अगेन टेबल एफ अप्लाई हो जाएगा कंपनीज एक्ट का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी हैज टू गिव इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस को आप कहाँ पे शो करते हैं, इसका मेजर हेड और सब हेड क्या होता है, दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर बुक नंबर 3। तो कॉल्स इन एडवांस इज सिंपली अ करंट लाइबिलिटी, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ करंट लाइबिलिटी, और इसे आप सब हेड कौन सा शो करेंगे इसके लिए, अदर करंट लाइबिलिटीज। देन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितने शेयर्स में चाहती थी कि इशू हो उससे ज्यादा की एप्लीकेशंस आ गई। ये हो सकता है वेल मैनेज्ड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ। इस केस में कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होती हैं, आपको पता है। वो कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर सकती है, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकती है, विच इज कि जिसने जितने शेयर्स मांगे हैं उससे कम हम उसे अलॉट कर रहे हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, मिक्स ऑफ द फर्स्ट टू ऑल्टरनेटिव्स। देन दिस इज इंपॉर्टेंट कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को हम किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दिस इज गिवन एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जैसे आपको पता है, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, टू बाय बैक द शेयर्स ऑफ द कंपनी, to write off preliminary expenses, to write off expenses on issue of shares or debentures, right? तो ये आप देख कर जाएंगे। Then ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज को या एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को कंपनी के हम कहते हैं कि अगर आप इतने समय तक हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपको एक ऑप्शन देंगे, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस। तो ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स भी आप देख कर जाएं। स्वेट इक्विटी शेयर्स is a broader term compared to ESOP. Then private placement भी, या business studies में भी पढ़ते हैं कि जब आप shares issue कर रहे हैं to selected individuals or group of people, not to general public. So this also you read once. उसके बाद forfeited shares को हम कहाँ शो करते हैं, आपको पता है इसे हम ऐड करते हैं शेयर कैपिटल में, और कॉल्स इन एरियर्स को हम माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, ये भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड काफी सारी चीजें गिवन है एनसीईआरटी में, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक बात ध्यान रखें कि जैसे कंपनी को जब डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं तो एक डीआरआर क्रिएट करना होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसी तरह जब कंपनी को शेयर्स बायबैक करने होते हैं तो एक सीआरआर क्रिएट करना होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और इससे डील करता है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Then the word debenture has been derived from a Latin word debris, which means to borrow. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं CUET में। Debenture includes debenture inventory, bonds and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. यहाँ पे charge का क्या मतलब है, मैं further in the video आपको explain करती हूँ। Then आपको पता है as per section 53 of the Companies Act 2013, ordinarily हम shares को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट इसकी एक्सेप्शन होती है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिन्हें हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ऑल्सो जब शेयर्स हम फॉरफीट कर देते हैं और फिर उन्हें री इशू करना होता है, वो भी डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक जो आप क्लास 12 के लिए भी अच्छे से पढ़ के जाते थे कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एट विच यू आर गोइंग टू री इशू द फॉरफीटेड शेयर्स और द मैक्सिमम डिस्काउंट एट विच यू आर गोइंग टू री इशू द फॉरफीटेड शेयर्स, तो वो अच्छे से देख कर जाएंगे। ओके देन उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना होगा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स को मॉर्गेज डिबेंचर्स भी कहते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को नेकेड डिबेंचर्स भी कहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल को परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। From the point of view of convertibility, convertible या non convertible, convertible भी fully convertible हो सकते हैं, partially convertible। Then from coupon rate point of view, specific coupon rate जिसके साथ specific percentage होती है, या फिर zero coupon rates जिसके साथ as such कोई percentage of interest define नहीं होता, जिन्हें deep discount rate भी कहा जाता है। From the point of view of registration, registered debentures और unregistered debentures, unregistered को bearer debentures भी कहते हैं। चलो उसके बाद देन ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिबेंचर्स आप इशू करते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसके ऊपर आप
कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं देते, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 4 है, बस आप इसे देखकर जाएं एक बार। पेमेंट इन लंप सम, देन इंस्टॉलमेंट्स या ड्रॉ ऑफ लॉट्स, कन्वर्जन और परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। और सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। Then, according to Income Tax Act 1961, a company must deduct income tax at a prescribed rate from the interest payable on debentures, which is TDS. ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि अगर वो कुछ ऐसा पूछे कि अकॉर्डिंग टू विच एक्ट आपको टैक्स डिडक्ट करना है ऑन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विच द कंपनी इज पेइंग, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहती है या इनकम टैक्स एक्ट कहती है। तो आप ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट ने बताई है, वैसे ऑब्वियस भी है क्योंकि यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, तो इनकम टैक्स एक्ट ने ही बताया होगा। देन डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक कैपिटल लॉस होता है, इस टाइप का भी कोई एमसीक्यू आ सकता है। अनदर थिंग, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की नेचर क्या होती है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, तो पर्सनल नेचर होती है। देन फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज क्या होते हैं, सिंपल सा मीनिंग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया है और बैंक ने मेरे एसेट्स पे चार्ज लगा दिया। अगर वो फिक्स्ड चार्ज है, इसका मतलब है बैंक ने मेरे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाया है, जो सेम रहते हैं, जो चेंज नहीं होते। बट एक फ्लोटिंग चार्ज भी होता है, अगर बैंक ने मेरे लेट्स से करंट एसेट्स जिसमें इन्वेंट्री आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाता है, उस पे चार्ज लगाया है, तो वो फ्लोटिंग चार्ज हो गया, बिकॉज ये ऐसे एसेट्स हैं जो एवर चेंजिंग है, जो चेंज होते रहते हैं। तो फिक्स चार्ज होता है उन एसेट्स पे जो चेंज नहीं होते, फ्लोटिंग चार्ज होता है उन एसेट्स पे जो चेंज होते रहते हैं। ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। देन इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर इफ नेट एसेट्स आर मोर देन परचेज कंसिडरेशन और इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। पता है ना कि इस टॉपिक में हम ये करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो वो बैलेंसिंग फिगर होती है कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, ठीक है। देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की ये बातें तो आप पढ़ के जाएंगे ही, ऑब्वियसली दिस इज एज पर रूल 18 सब रूल 7 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अमेंडमेंट रूल्स। अमेंडमेंट आई थी 2019 में, डीआरआर और डीआरआई की रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनको डीआरआर नहीं बनाना होता। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डीआरआर नहीं बनाना होता, लिस्टेड कंपनीज को भी नहीं बनाना होता, अनलिस्टेड कंपनीज में से भी सिर्फ अदर्स को डीआरआर बनाना होता है, विच इज नॉट एन एनबीएफसी, नॉट एन एचएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो उन्हें डीआरआर बनाना है एट द रेट ऑफ 10% of the face value of debentures to be redeemed. Then डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें 15% इन्वेस्टमेंट करनी होती है, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, एंड दिस हैज टू बी डन ऑन और बिफोर 30th April ऑफ द करंट ईयर फॉर द रिडेम्पशंस टू टेक प्लेस इन दिस फाइनेंशियल ईयर टिल द एंड। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देन बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इन्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं। लिस्टेड कंपनीज में तीनों को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी होगी, एनबीएफसी भी, एचएफसी भी, अदर भी। और अनलिस्टेड कंपनीज में एनबीएफसी को नहीं, एचएफसी को नहीं, सिर्फ अदर को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होगी। राइट चैम्प्स, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप दिस हेल्प यू। अब जल्दी से अपनी बुक से ये सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर दीजिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मैं आपके लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक से भी ये हिडन जेम्स लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।